नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रवि शर्मा, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर हम एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं और ये प्रॉब्लम जुड़ी है हमारे व्यापारी वर्ग के भाइयों के साथ। दोस्तों, इस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और पूरे देश में प्रोडक्शन और सेल्स दोनों ही बंद है, जिसकी वजह से पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो आने वाले दिनों में हमारे व्यापारी वर्ग के भाइयों को जरूर सताने वाला है। देखिए, पेमेंट बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। एक तरह से कहते हैं कि बिजनेस का ब्लड जो है वो पेमेंट है। अगर पेमेंट सर्कुलेट हो रही है तो बिजनेस चलता रहेगा, और अगर पेमेंट रुक गई है तो शायद बिजनेस भी रुक जाएगा। पर ऐसा ना हो कि हमारा बिजनेस रुक जाए या फिर हमें आने वाले समय में लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हो जाए। तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने क्या बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कोई भी सेल तब तक कंप्लीटेड नहीं मानी जाती जब तक कि पेमेंट नहीं आ जाए। और भारत में मेनली दो तरह के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहली तरफ है कैश बेस्ड बिजनेस और दूसरी तरफ है क्रेडिट बेस्ड बिजनेस। कंपैरिजन किया जाए तो क्रेडिट बेस्ड बिजनेस कैश बेस्ड की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और कैश फ्लो की जो समस्या है वो मेनली क्रेडिट बेस्ड बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। कुछ जगहों पर पेमेंट 1 महीने में आती है, कुछ जगहों पर पेमेंट 2 महीने में आती है, तो कुछ कुछ जगहों पर पेमेंट 6 महीने में आती है। गारमेंट इंडस्ट्री इसका एक एग्जाम्पल है, जहां पर पेमेंट 6 से 8 महीने में आती है। तो जिस भी सेक्टर में आप वर्क करते हैं, जो भी सेक्टर आपका है, उस सेक्टर में कोशिश कीजिए कि जो आपकी पेमेंट टाइमलाइंस है उसको इस समय इंप्रूव किया जाए। आप कोशिश कीजिए कि आपके जो बायर्स हैं वो आपको अर्ली पेमेंट दे। अपनी बिजनेस स्किल्स यूज कीजिए, अपनी कन्विंसिंग पावर्स यूज कीजिए, अपने जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन पेमेंट उनकी निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए अपने पार्टीज को कांटेक्ट करने के लिए, अपने बायर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनको कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, अगर पॉसिबल है उनके पास विजिट करना तो उनको विजिट कीजिए। तो जिस भी तरह से प्रेशर कर सके उनसे प्रेशर कर करके अपनी पेमेंट निकालने की इस समय कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर फिर भी आपकी पेमेंट नहीं निकलती तो उनको डिस्काउंट्स दीजिए। कोशिश कीजिए कि डिस्काउंट के थ्रू आप उनसे अपनी पेमेंट ले पाए। तब भी अगर पेमेंट नहीं निकलती तो पोस्ट डेटेड चेक उनसे ले लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप उनसे अपनी पेमेंट ले सकते हैं। एक तरीका और है पार्ट पेमेंट का। कोशिश कीजिए आप उनसे थोड़ी पेमेंट ले लें, थोड़ी पेमेंट अगले हफ्ते या अगले महीने में ट्रांसफर कर दीजिए। बट इस तरह से अगर जब आप पार्ट पेमेंट्स लेंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं एक चांदनी चौक के लाला जी की। लाला जी ने अपना एक रूल बनाया हुआ था कि अपने स्केड्यूल को उन्होंने इस तरह डिवाइड किया था कि शाम के वक्त में वो पार्टीज के पास निकला करते थे, और अपनी टोटल पार्टीज को उन्होंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था कि वो 7 दिन में, यानी कि एक हफ्ते में एक बार अपनी पार्टी के पास विजिट करें। और जब भी वो पार्टी के पास विजिट करते थे वो खाली हाथ नहीं आते थे, चाहे उनको 5,000 रुपए ही लेकर के आने हो, बट वो पार्टी से कुछ ना कुछ जरूर लेके आया करते थे। तो इस तरह से वो कई जगह से 5,000, कई जगह से 10,000, तो कई जगह से लाख रुपए की पेमेंट इकट्ठी करके लाया करते थे। और उनका डेली का ये शेड्यूल था, तो उन्होंने अपने क्रेडिट के धंधे को भी एक तरह से कैश के धंधे में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि हर रोज शाम को लाला जी के गले में एक अमाउंट तो आ ही जाता था। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसके थ्रू आप भी अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कन्विंस करने की अपनी पार्टीज को और उनसे पेमेंट निकालने की। दोस्तों, जहां एक तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पेमेंट जितनी जल्दी हमारे पास आ जाए उतना अच्छा है, बट एक दूसरी तरफ हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो आगे पेमेंट हमें देनी है वो जितना लेट हो उतना ज्यादा बेटर है। हमारे सप्लायर्स, हमारे वेंडर्स की लेट पेमेंट और उनकी द्वारा दी गई क्रेडिट फैसिलिटी का फुल यूटिलाइजेशन हम सबको यहाँ पर करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने सप्लायर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ रीनेगोशिएट कर पाए अपने क्रेडिट पीरियड को लेकर के, तो वो आपके धंधे के लिए काफी यूजफुल होगा। क्योंकि जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड हमारे पास होता है उतना ज्यादा लिक्विडिटी हम अपने धंधे में रोक पाते हैं। इसके अलावा अगर पेमेंट देनी ही पड़ जाए तो कोशिश कीजिए कि आप पोस्ट डेटेड चेक से अपनी पेमेंट कीजिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा दिन का क्रेडिट पीरियड आपको मिल सके। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपको 30 डेज का एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड मिलता है। बट ध्यान रहे, क्रेडिट कार्ड को सावधानी के साथ यूज करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अगर आपने पेमेंट लैप्स कर दी तो वहां पे 30 डेज के पीरियड का इंटरेस्ट बचाने के चक्कर में आपको पेनल्टी और उसके ऊपर से जो इंटरेस्ट उनका लगता है, जो कि लगभग 36% पर ईयर के हिसाब से नॉर्मली आपसे चार्ज किया जाता है, तो वो एक घाटे का सौदा जो है बन सकता है अगर आपने उसकी पेमेंट लैप्स कर दी। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट को लेट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, यूटिलाइज कीजिए अपने फुल क्रेडिट पीरियड को विदाउट एनी पेनल्टी।
दोस्तों इस समय जितना हो सके उतना हमें अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। कोशिश कीजिए हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को इस समय के लिए अवॉइड कर दें। कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज अगर आपके पास है जिनको इस समय के लिए रोका जा सके, फॉर एग्जांपल हाई स्पीड इंटरनेट या फिर न्यूज़पेपर्स, तो इस तरह की सर्विसेज को कुछ समय के लिए बंद कर देना अच्छा होगा। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर हम रिड्यूस करें तो वो भी एक गुड साइन है। इसके अलावा हमारी पेंट्री सर्विसेज और हमारी जो स्टेशनरी सर्विसेज है उसको भी थोड़ा सा बारीकी से आप समझिए, क्योंकि कई बार हमारी पेंट्री सर्विसेज का बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे एक क्लाइंट के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जो पेंट्री का बिल था वो उसके प्रीमाइसेस के रेंट के बराबर था, तो एक तरह से उसके लिए काफ़ी बड़ा शॉक था। तो इसी तरह आप भी देखिए कि आपका पेंट्री का बिल कितना है और कोशिश कीजिए अगर इस तरह की चीज़ों से आप अपना एक्सपेंस किसी तरह रिड्यूस कर सकें तो वो एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टाफ है तो कुछ समय के लिए अपने स्टाफ को कम कर दीजिए। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी भी इस साल के लिए प्रमोशन रोक करके उनकी सैलरीज को थोड़ा सा रीनेगोशिएट कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनको उनसे आप वर्क फ्रॉम होम कराएं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कराने पे उनका भी ट्रैवल एक्सपेंस जो है कम लगेगा। इसके अलावा आपको भी जब आप उनको ऑफिस में बुलाते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको ऑफिस में बैठाने के एक्सपेंस, तो उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप प्रीमाइसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और आपका खुद का प्रीमाइसेस नहीं है, आप रेंटेड प्रीमाइसेस पर है, तो भी आप थोड़े से छोटे स्पेस में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर अपने ऑफिस को शेयरिंग बेसिस पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिसके थ्रू आप अपने एक्सपेंडिचर को इस टाइम पीरियड में कम कर सकते हैं। एक बार ये समय बीत गया और अच्छा समय आएगा तो आप फिर से दोबारा से ये चीजें रीस्टार्ट कर सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस बचता है उसको स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में उस पैसे को लगा देते हैं। बट ये जो टाइम है जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, इस समय में किसी भी तरह की ट्रेडिंग से आपको इस समय तौबा कर लेना चाहिए। पैसे डूबने के चांसेस इस समय ज़्यादा है। इवन एसआईपी जो कि मंदी के समय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, वो भी इस समय में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आपके लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट का इस समय ऑप्शन है वो आपका खुद का बिजनेस है। अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी जो सेविंग्स हैं उनको अपने बिजनेस में लगाइए, लिक्विडिटी बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि शेयर मार्केट से कुछ समय के लिए दूर रहें। एक बार मार्केट दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी में आ जाएगी तो आप दोबारा से उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिजनेस में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने का लोन भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो कई तरह के लोन मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन्स, लोन्स ऑन प्रॉपर्टी या फिर लोन्स ऑन स्टॉक्स। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू बैंक आपको ओवरनाइट लोन प्रोवाइड कर सकता है। इन सभी लोन्स पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने बैंक के साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको जितना जरूरत हो उतना लोन मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप ले सकें। इससे आपकी लिक्विडिटी आपके बिजनेस में काफी अच्छी होती है। इसके अलावा इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपके धंधे में लिक्विडिटी को बढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो इनवॉइसेज हैं उनकी मैच्योर डेट 1 या 2 महीने के बाद की होती है और हमें आज ही उस बिल को कैश कराने की जरूरत पड़ गई, तो हमारे पास काफी सारे ऐसे बैंक और काफी सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके उन बिल्स को कुछ डिस्काउंटेड रेट पे उन बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच सकते हैं और उनको हम एनकैश कर सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बट इसके केस इस पॉइंट पर आपको और आपके ट्रेडर को जिसको आपने वो माल बेचा है, जिसका वो इनवॉइस है, उन दोनों को रजिस्टर होना उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत जरूरी है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लिक्विडिटी को जनरेट करने का। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे उपाय जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में लिक्विडिटी और कैश फ्लो दोनों को मैनेज कर सकते हैं। बट आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, अगर यही वीडियो सारे लोग देखें तो कोई अपनी पेमेंट देगा नहीं और दूसरे से पेमेंट लगातार मांगता रहेगा। तो भाइयों, एक गली में अगर 10 साड़ी वाले हैं तो क्या उन सभी का धंधा सेम तरह से चलता है? नहीं ना। तो यहाँ पर भी यही चीज अप्लाई होती है। पेमेंट वही लेके आ सकता है और दूसरों की पेमेंट वही रोक सकता है जो अच्छा बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर अपने बिजनेस की स्किल्स को यूज कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके पास जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, जितने भी आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।